हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुनः सीडीपी के हम 50 प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से हैं और जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी लेवल के प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी आपके प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से आपको मैं पहला प्रश्न दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न की बात करेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये बात याद रखिएगा। एक मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि विकास जो होता है वह सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। धीमी का मतलब धीरे धीरे होता है और सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। तो विकास लगातार होने वाली एक धीमी प्रक्रिया है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो काल्सनिक का है, पियाजे का है, कि स्किनर का है, कि आपका हर्लॉक का है? याद रखिएगा, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है स्किनर। स्किनर साहब कहते हैं कि जो मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया अर्थात विकास लगातार होती रहती है। सतत का मतलब होता है, सतत का अर्थ होता है लगातार होने वाली, और धीमी का मतलब धीरे धीरे। याद रखिएगा। तो स्किनर साहब कहते हैं कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे होती रहती है, स्टेज बाय स्टेज होती रहती है। जब बच्चा होता है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है, दूसरे अवस्था से तीसरे अवस्था में जाता है, तो लगातार जो इसका विकास होता है ना, विकास बच्चे का होता है वह आपका गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। बच्चा जब से माँ के पेट में पलना स्टार्ट हो जाता है और जब तक उसके शरीर में सांसें चलती है तब तक उसके अंदर विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज होती रहती है। तो विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है, स्किनर साहब का कथन है। और स्किनर साहब का एक कथन और है, छोटे बच्चों को लेकर इन्होंने एक कथन दिया है कि जो बच्चे होते हैं ना वे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अनुकरण का मतलब होता है, आपको बता दें, नकल करना। तो जो बच्चे होते हैं एक दूसरे की नकल करके कोई चीज़ों को सीखते हैं। स्किनर साहब ये भी कहते हैं। दो कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका देखिएगा। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन है? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन और उपचारात्मक अध्ययन, और इनमें से कोई नहीं। जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था, तो व्यक्तित्व विकास मतलब अपने स्वयं के विकास की अवस्था कौन है? तो याद रखिएगा, अधिगम एवं वृद्धि को व्यक्तित्व विकास कहते हैं। किसको कहते हैं, किसको कहते हैं? इसको तो कहते नहीं है। तो आप लोग देखिएगा, ये तीनों में से एक ना एक सही होगा। उपचारात्मक अध्ययन वो होता है जब बच्चा कहीं भी गलती करता है तो गलती का हम पता लगाने के लिए उपचारात्मक अध्ययन करते हैं और इसके तत्पश्चात फिर हम उसका निदानात्मक परीक्षण कर देते हैं, उसका निदान कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं। जब बच्चा गलती करता है तो उसे उपचारात्मक अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था व्यक्तिवृत्त अध्ययन नहीं होता है दोस्तों, यह अधिगम एवं वृद्धि होती है। क्या होता है आपका? अधिगम एवं वृद्धि होती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है तो अधिगम एवं वृद्धि जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो किससे तात्पर्य? देखिए, ज्ञान में वृद्धि होती है तो विकास होता है, कि संवेग में वृद्धि होती है तो विकास होता है, कि आपका वजन में वृद्धि होती है कि विकास होता है, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि होती है तो विकास होता है। देखिएगा, जब भी आपका सीडीपी के प्रश्नों से सामना होगा तो आपको ऐसी कंडीशन आएगी कि पूरे क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे ना, पूरा ऑप्शन सही लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, ज्ञान में वृद्धि को भी विकास कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, संवेग में वृद्धि को भी विकास कहते हैं, वजन में वृद्धि को भी विकास कहते हैं। ये आपका मस्तिष्क विकास हो गया, ये भी मस्तिष्क विकास हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, शारीरिक विकास हो गया, वजन में वृद्धि। लेकिन विकास में वृद्धि का तात्पर्य देखिए, डी वाला ऑप्शन आपका बहुत सही कर रहा है। इसमें आकार, सोच, समझ, कौशल मतलब मस्तिष्क, शारीरिक और सांवेगिक विकास ही विकास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छा ऑप्शन यही है आपका। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। सभी प्रश्नों को हम बारीकी से देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों आप जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन है? याद रखेगा, बालक की अनेक अवस्थाएं हैं। शुरू से जब वह गर्भावस्था से धीरे धीरे किशोर आपका शैशवावस्था में आता, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, फिर आपका प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। यह अवस्थाएं बांटी गई है कि बालक इतना से इतना साल का रहेगा तो इस अवस्था के अंतर्गत आएगा, इतना से इतना साल रहेगा तो इस अवस्था के अंतर्गत आएगा। कुछ न कुछ हर अवस्था की विशेषताएं होती हैं। तो यही कहा है कि तनाव व क्रोध किस अवस्था की विशेषता है दोस्तों? शैशवावस्था की, कि बाल्यावस्था की, कि आपकी किशोरावस्था की, कि वृद्धावस्था की। आपको बता दें, वृद्धावस्था में जो व्यक्ति होता है तनाव व क्रोध की अवस्था में नहीं होता है, बाल्यावस्था में भी बालक नहीं होता है, शैशवावस्था में बालक
के अंदर तनाव व क्रोध जैसी कोई भावना ही नहीं होती है। बाल्य अवस्था में बालक के अंदर कोई तनाव और क्रोध नहीं रहेगा। क्रोध मान ले रहे थोड़ा रहेगा भी, लेकिन बच्चा के अंदर कोई टेंशन नहीं रहेगा। यह जो अवस्था है प्यारे, वह किशोरावस्था होती है। जब बालक, किशोरावस्था की एज आपको बता दें 12 से लेकर 18 तक होती है। जब बालक 12 से 18 के बीच होता है तो ये इसकी स्टेज क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। और किशोरावस्था का मुख्य लक्षण है कि इसमें बालक जो होता है तनाव व क्रोध की अवस्था इसे कहा जाता है। किशोरावस्था को क्रिमिनल की अवस्था कहा जाता है, अपराध की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को सम्मान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को बालक एक अपनी पहचान बनाने के लिए, समाज में अपनी पहचान को व्यक्त करने के लिए वह अग्रसर कर रहता है, वह कोशिश करता रहता है। ये सब चीज़ जहाँ भी आ जाए ना, आप किशोरावस्था के साथ चले जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बालक का विकास का परिणाम है। तो बालक के विकास का परिणाम क्या है? वंशानुक्रम है, वातावरण है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया है, आर्थिक कारकों का है। आप लोग इस बात को देखिएगा कि बालक के विकास का परिणाम क्या है। चलिए अगर वंशानुक्रम के साथ जाते हैं तो वातावरण भी छूट जाएगा, वातावरण के साथ जाते हैं तो वंशानुक्रम भी छूट जाएगा। आर्थिक कारकों का परिणाम विकास होता नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा बालक का विकास का परिणाम ये है। ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा बात कर रहा है, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन के कुछ ना कुछ रूप को सम्मिलित कर लिया गया है। यहाँ पे देखिए बालक के विकास का परिणाम वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः प्रक्रिया का फलस्वरूप ही बालक का विकास का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे जिनका हम एनालिसिस के माध्यम से अध्ययन नहीं करेंगे, सबका हम एनालिसिस करेंगे। या ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? शारीरिक विकास का क्षेत्र समायोजन होता है, कि अभिप्रेरणा होती है, कि आपका स्मृति होती है, कि स्नायु मंडल होता है। याद रखिएगा, जो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है ना दोस्तों, वह स्नायु मंडल होता है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, स्नायु मंडल होता है, इसे स्नायु मंडल की उपाधि देते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ इसकी बात करें। स्मृति जो होता है वो मस्तिष्क विकास से होता है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशनल से। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा, एक आंतरिक अभिप्रेरणा। जब बच्चा अपने आंतरिक रूप से किसी चीज को सीखने के लिए उत्साहित होता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब उसे कुछ बात बताकर बाहर से अभिप्रेरित करते हैं कि जैसे तुम पढ़ लो, पढ़ने के बाद तुम पुलिस बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, तो यह आपका बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। बाह्य अभिप्रेरणा टिकाऊ नहीं होती है। आपका जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है यह लंबे समय तक टिकाऊ होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समायोजन होता है अपने रूपों को समायोजित करना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बालक या किसी भी क्षेत्र में अगर बालक जाता है तो अपने रूप को वहां पे समायोजित करना। मतलब जो किशोरावस्था में जो बालक होता है ना, समायोजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चा अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। अगर आप उसको डॉक्टर के बारे में बताइएगा, वह डॉक्टर बनना चाहता है, पुलिस के बारे में बताइएगा, पुलिस बनना चाहता है, तो समायोजन की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है ना, ये किशोरावस्था की होती है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है दोस्तों? स्नायु मंडल है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, काफी फंसाऊ प्रश्न है कि श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप लोग अपने आप को देखिएगा। अगर आप अपने आप को टीचर मान लीजिए या अपने आप को कोई भी सीडीपी के प्रश्न आपको देना है हल, तो आप 2 ही रूप मान कर देंगे, या तो आप टीचर अपने आप को मानिए या तो अपने आप को बालक मानिए। ठीक ना? अब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपको कैसे पूछ रहा है। अगर आप लोग एक टीचर हैं, यहाँ पे देखिए टीचर आपको बन जाना है। अगर आप एक टीचर हैं तो श्यामपट्ट पर आपको लिखना है, तो आपको लिखते समय क्या आप महत्वपूर्ण उपाय अपनाएंगे? आप अच्छी लिखावट करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है लेखन में स्पष्टता करेंगे, बड़े अक्षरों में लिखना आप करेंगे, छोटे अक्षरों में लिखना करेंगे। देखिएगा कभी आप छोटे अक्षर पर श्यामपट्ट में लिखे नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अक्षरों में लिखना, बड़े अक्षरों में लिखने की जैसी बात नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पे लेखन में स्पष्टता और अच्छी लिखावट, अगर लेखन में स्पष्टता के साथ जाते हैं तो अच्छी लिखावट छूट जाती है, और बड़े अक्षरों में लिखना और छोटे अक्षरों में लिखना का बात आएगा नहीं। इन्हीं 2 में से एक सही होगा। अगर आप अपने माइंड को और भी दौड़ाएंगे, अपने माइंड को आप डीपली और अंदर तक देखेंगे, तो आपको श्यामपट्ट लिखते समय लेखन में स्पष्टता तो बात सही है, लेकिन उतनी बात सही नहीं है। आयोग में भी इसी का आंसर माना है, अच्छी लिखावट होनी चाहिए। एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि जब भी वे श्यामपट्ट पे कुछ चीज़ों को लिखे बच्चों के सामने व्यतीत करने के लिए, तो उसे अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखन में स्पष्टता का मतलब यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों, जितना आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है कि अच्छी अगर लिखावट होगी तो उसके अंदर बड़े अक्षरों
अक्षरों में लिखना, लेखन में स्पष्टता, छोटे अक्षरों में लिखना, कैसे लिखना है। जो अच्छी लिखावट लिख देगा तो बच्चे उसको आसानी से समझ जाएंगे, बच्चे उसको आसानी से अपने माइंड में, कंसेप्ट में ग्रहण कर जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि होती है। याद रखिएगा, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा शरीर में विकास, आकार में वृद्धि होती है। संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। देखिएगा, जब चारों को आप देखिएगा ना, देखिए यहाँ पे संवेग विकास से है, संज्ञान विकास से है और यहाँ पे नैतिक विकास से है। ये आपको तीनों ऑप्शन ऐसे है ना प्यारे, ये तीनों ऑप्शन आपके मस्तिष्क विकास से है, स्मृति विकास से है। लेकिन ऑप्शन नंबर ये देखिएगा, शरीर के आकार में वृद्धि। शरीर के आकार में वृद्धि कब होती है? जब कोई व्यक्ति शरीर के संबंधित व्यायाम करता है, कूदता है, दौड़ता है, खेलता है या शारीरिक गतिविधि करता है। याद रखिएगा, तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए ना, शरीर और गत्यात्मक विकास मतलब शारीरिक गतिविधि यहाँ पे हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों के बारे में क्यों जाएं? यहाँ पे संवेग मस्तिष्क विकास संबंधित है, संज्ञान ये भी मस्तिष्क विकास से संबंधित है और नैतिक या चरित्र अगर बात करता तो ये भी आपका संवेग विकास, मस्तिष्क विकास से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, शरीर के आकार में वृद्धि की बात कर रहा है, शरीर का विकास कर रहा है, मतलब शरीर के गत्यात्मक विकास, शरीर के गति के रूप में आप लोग करिएगा तो शरीर का आकार में वृद्धि होगी। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, इसको आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा संवेदी क्रियात्मक अवस्था, सबसे पहले आपको बता दें, सबसे ज्यादा पूछता है कि पियाजे सामने बालक संबंधित कितने विकास की अवस्थाएं हैं, तो बालक को 4 रूपों में बांटा है, 4 अवस्थाओं में बांटा है पियाजे सामने, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 4 अवस्थाएं इनकी ये हैं। पहली अवस्था है इनकी संवेदी क्रियात्मक अवस्था, दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था और तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था और चौथी है आपका, यहाँ पे चौथी जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका सॉरी ध्यान पे नहीं चढ़ा है, चौथी को देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए आपको अभी बता दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है, इस बात को याद रखिएगा। फिर आपको आता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, फिर इसके बाद आता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और एक और अवस्था होती है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं कमेंट में बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं और बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। आपको सबसे पहले बता दें, कभी भी आपको ऐसे रूढ़िवादिता, ऐसे प्रश्न जो होते हैं रूढ़िवादिता के प्रश्न होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कहा गया है कि औरतें घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, ऐसा रूढ़ बना दिया गया है, ये पहले से ही इसको निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। रूढ़िवादिता अगर प्रश्न आ रहा है ना, तो आप उसको, जो रूढ़िवादिता के प्रश्न है ना दोस्तों, वह उसके एवज में जब वैसी कंडीशन आए तो आप नकारात्मक के साथ जाने का प्रयास करिएगा। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन पूछा है, तो याद रखिएगा बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। मतलब जो जितना पढ़ेगा उतना वो सीखेगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना सीखेगा, जो जितना सीखना चाहेगा उतना सीखेगा। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है, वह सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है, सीखने वाले व्यक्ति पर आधारित है, चाहे वो किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, अगर वो सीखना चाहेगा तो सीखेगा। अर्थात बुद्धि का लिंग से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। परामर्श का उद्देश्य होता है, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना और बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना और उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, परामर्श का मतलब होता है कि आप बच्चे को कोई भी उपाय बताएंगे, बच्चे को अपने अनुसार कोई भी चीज को आप देखें। जैसे डॉक्टर होता है, जब उसके पास रोगी जाते हैं तो डॉक्टर उनको परामर्श देता है कि ये चीज आप मत खाइए, ये चीज मत खाइए, ये दवा लीजिए, ऐसे सोइए, ऐसे ये व्यायाम कीजिए, तो परामर्श होता है। तो जो टीचर होता है अपने बच्चों को समझाता है, परामर्श देता है, उपाय देता है कि आप पढ़ो, खेलो कम, ऐसे ऐसे करो। तो परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझना, बात सही है, बच्चों के कमियों का कारण पता लगाना। अगर परामर्श देगा तो उसको मालूम चलेगा कि बच्चे कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं। बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये भी परामर्श का उपयोग होता है। तो याद रखिए ना, ऑप्शन नंबर डी आपका है उपयुक्त सभी, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परामर्श का उद्देश्य तीनों चीजें होती हैं, परामर्श के उद्देश्य के तीनों रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? नैतिकता का विकास बच्चों में कराना है तो आप कैसे कराएंगे? उन्हें धार्मिक पुस्तक आप पढ़ाकर उनके अंदर नैतिकता का विकास करेंगे कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करने से बच्चे के अंदर नैतिकता
नैतिकता का विकास होता है कि उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करेंगे तो नैतिकता का विकास होगा। उन्हें प्राचीन काल सभा में उपदेश देंगे तो आप लोग नैतिकता का विकास होगा। ऐसे करने से नैतिकता का विकास होता नहीं, मूल्यांकन करने से नैतिकता का विकास होता नहीं। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाने से कि शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, याद रखेगा धार्मिक पुस्तक पढ़ाने से उतना नहीं होगा जितना शिक्षक के आदर्श के रूप में व्यवहार करेगा तो नैतिकता का विकास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत नहीं है, लेकिन इस ऑप्शनों में आप देखिएगा तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन आपके सामने रहे तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग पूछा है, सबसे अच्छा उत्तम मार्ग पूछा है तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही नैतिकता स्थापना का सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रोबेल एक आपको बता दें मनोवैज्ञानिक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है कि ये फ्रोबेल साहब बताते हैं कि बच्चा जो होता है ना खेल खेल में सीखता है। फ्रोबेल साहब की एक जो आप लोगों को बता दें एक इन्होंने अपना उपदेश दिया है या इनका एक कथन है या अपना एक नियम इन्होंने दिया है कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए और इस पद्धति का उन्होंने नाम रखा है किंडरगार्टन। याद रखेगा बच्चे को खेल खेल में सिखाना ही ये फ्रोबेल विधि है। फ्रोबेल नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है और इनकी विधि का नाम है किंडरगार्टन, जो बच्चों को खेल खेल में कोई भी बात को सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, तो एक अच्छा अध्यापक है जो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देगा, किस चीज़ का देगा? प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। चलिए आपको चारों ऑप्शन आपके सामने, चलिए हम आपके सहयोग से इसको छांटने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा टीचर का एक गुण होता है कि बच्चों के अंदर प्रतियोगिता की भावना न कभी न उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना को उत्सित करना है। प्रतियोगिता आपका निगेटिव टैग वर्ड है सीटेट के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा प्रतिद्वंदिता की भावना का मतलब एक दूसरे के बीच आपको तुलना नहीं करना है, प्रतिद्वंदी एक दूसरे को नहीं बनाना है। तटस्थता की भावना ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए तटस्थता का मतलब होता है बच्चे के इर्द गिर्द रहकर बच्चे की सहायता करना और ऑप्शन नंबर बी है आपकी सहयोग का भावना। तो तटस्थ की भावना का रूप नहीं होता है टीचर, एक अच्छा टीचर का गुण होता है कि बच्चे के साथ सहयोग की भावना को दिखाए, बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है उसको बताए, बच्चे को कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है उसको समझाए। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना और बौद्धिक का विकास करना। याद रखें बुद्धि का विकास करना भी होता है शिक्षक का महत्वपूर्ण, पढ़ना लिखना भी शिक्षक ही सिखाता है और आजीविका कमाना जैसी बात कहे तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। लेकिन याद रखिए अगर मान लीजिए इसको भी हम कहते हैं आजीविका कमाना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, लेकिन महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं होता है क्योंकि बच्चा पढ़ लिख कर ही आगे चल के कुछ काम करता है या अपनी जीविका को कमाने का काम करता है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए काफ़ी हार्ड विषय हो जाएगी, हार्ड सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा है तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। मतलब सर्वांगीण का मतलब होता है सभी क्षेत्रों में विकास करना, चाहे वो लिखना पढ़ना सीखना खेलना कूदना सभी चीज़ों में विकास करना ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कराए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है। तो कौन है? चुनौतियां एवं सीमाएं, स्थिरता एवं परिवर्तन, खोज एवं पोषण, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। आप लोग देखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चुनौतियां एवं सीमाएं तो होगा नहीं, स्थिरता एवं परिवर्तन नहीं है, खोज एवं पोषण भी नहीं है, वंशानुक्रम एवं आपका पर्यावरण है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो आईटी स्कूल योजना जो शुरू की गई थी 2001 में, 2003 में, 2004 में कि 2006 में? आप ध्यान दीजिएगा भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित
अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को सिखाने की जो IT स्कूल योजना है वो 2004 में प्रारंभ की गई थी। बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से या बच्चों को डिजिटली तरीके से कोई भी चीज़ को सिखाना। डिजिटली तरीके पर अगर बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं तो वह बच्चा जो होता है काफ़ी अच्छे तरीके से और आसानी से और जल्दी सीख जाता है। तो यही है IT एक्ट की प्रथम प्राथमिकता कि बच्चों को जो कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से सिखाने का प्रयास सर्वप्रथम 2004 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। ये बात याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान मतलब सब पढ़ें सब बढ़ें। इसका मुख्य आपका लोकोक्ति थी या मुख्य इसका एक जैसे देखेंगे एक कथन था कि सब पढ़ें सब बढ़ें। तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष चालू किया गया था, 1996 में कि 1998 में कि 2001 में और 2003 में। जो आप लोग IT एक्ट देखे हैं ना, जो कि डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा का प्रावधान जो 2004 में था, उससे पहले किया गया था 2001 में सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें, यह था 2001 में लाया गया था। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया। तो किस वर्ष में निकाला गया, 1990 में निकाला गया, 1992 में निकाला गया, 1998 में निकाला गया और 1996 में निकाला गया। तो याद रखिएगा पाठ्यक्रम का ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो निकाला गया 1998 में निकाला गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछ देता है इसलिए मैंने इसको रखा है। ये तीनों प्रश्न एक लेवल के प्रश्न थे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखिएगा तो आपको मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो शिक्षण की प्रभावकारिता पर कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो निर्भर करता है, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता और शिक्षक की लिखावट। जब आप चारों ऑप्शन को देखिएगा तो कौन मतलब यहाँ पे आपको एक शिक्षक बन जाना है, आप शिक्षक बन जाइए और आपको देखना होगा कि शिक्षक कैसा व्यवहार करेगा तो बच्चा यहाँ पे आसानी से सीखेगा। तो विद्यालय की संरचना से कोई शिक्षण की विधि पर प्रभाव पड़ता है, कि शिक्षक के विषय की समझ से पड़ता है, कि शिक्षक की योग्यता से पड़ता है, कि शिक्षक की लिखावट से पड़ता है। लिखावट का इसमें कोई भी रूप नहीं है। आप लोग देखिएगा विद्यालय कैसा भी हो, बच्चा को बस पढ़ने वाला होना चाहिए। शिक्षक और बच्चे के बीच एक सहभागिता का रूप होना चाहिए, बच्चा आसानी से पढ़ना और सीखना स्टार्ट कर देता है। विद्यालय की संरचना इस पर निर्भर नहीं करती है और शिक्षक की लिखावट भी निर्भर नहीं करती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए और डी का आपका खत्म हो गया। अब देखिए शिक्षक की समझ और शिक्षक की योग्यता। शिक्षक की योग्यता का मतलब है प्यारे, अगर शिक्षक कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर शिक्षक के अंदर समझदारी नहीं है, पढ़ाने का गुण नहीं है, तो वह शिक्षक का जो आपका शिक्षण विधि होगा वह प्रभावकारी नहीं होगा। तो याद रखिएगा कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। तो शिक्षक को विषय की समझ, जितना उस विषय में शिक्षक के अंदर समझ है ना, उसको आपके अंदर परोसने की उसके अंदर ऊर्जा है ना, यही इंपॉर्टेंट है कि वह शिक्षक किसी विषय को कैसे आपके सामने प्रकट करता है, प्रतीत करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि 21 नंबर कर रहा है, शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो शिक्षक संबंधित सहायता सामग्री जो आप लोग देखिएगा TLM जिसको बोलते हैं, टीचर लर्निंग TLM होता है, टीचर लर्निंग मटेरियल। तो जब इसको आप लोग देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि इसका मतलब होता है ना दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए आप लोग देखिएगा टीचर संबंधित कुछ मटेरियल है, जैसे आपका चादा हो गया, जैसे आपका स्केल हो गया, जैसे आपका कुछ भी सेट स्क्वायर हो गया, जैसे कुछ भी आप रूप लो देखिएगा ना, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे को आपको पढ़ाने के लिए जैसे गिनतारा हो गया। तो शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग कैसे करता है, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित कर बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। ये आपके नहीं होंगे दोस्तों, ये जो इसका प्रयोग क्यों करता है, क्योंकि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई टीचर है, जैसे आप लोग देखिएगा सहायता सामग्री, जैसे शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री, जैसे मान लीजिए डिजिटल बोर्ड को मैं ले लूँ, अगर वह डिजिटली तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा तो जिस भी चीज़ को पढ़ाएगा अगर पढ़ाने में उसको वो चीज़ मिले, उसको देखे बच्चा तो आसानी से उसको सीख जाता है। तो बच्चे के अंदर रोचकता को, आनंद जैसे पूर्ण को पढ़ाने के लिए वह टीचर संबंधित शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का कोई भी टीचर प्रयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को कोई भी कला रोचक संबंधित बातों को बताना और उसको दिखा कर बताना। इस बात को याद रखिएगा, जब बच्चा प्रैक्टिकली पढ़ता है तो बच्चा आसानी से सीख जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य वही होता है। चलिए आगे देखते हैं।
काफ़ी आपका एक यहाँ पे लेंदी प्रकार का प्रश्न है। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। कोई भी एक ऐसा टीचर है जो किसी बालक के माता पिता को विद्यालय में बुलाना चाहता है और उसके बच्चे के बुलाए जाने के बावजूद या टीचर के बुलाए जाने के बावजूद भी उसके माता पिता उस विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे। एक शिक्षक के रूप में आप वहाँ पे उपस्थित होंगे तो माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए और वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। छात्रों को अनदेखा आपको नहीं करना है दोस्तों, उसमें उनके माता पिता नहीं ना रहे हैं। ऐसा भी अगर आते भी ना दोस्तों, कोई भी कंडीशन हो, आप छात्रों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। छात्र को कभी भी दंड नहीं देना है, ये बात को याद रखेगा। यही नहीं, कहीं भी आप दंड नहीं देंगे, जाकर उनसे मिलना चाहिए, माता पिता को लिखना चाहिए। जब आप लिखने का मतलब क्या है दोस्तों, जब आप उनको बुला ही रहे हैं तो वो लोग नहीं आ रहे हैं तो लिखने से क्या फायदा। यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप उनको बुला रहे हैं, उसके माता पिता उस विद्यालय प्रांगण या विद्यालय कक्षा में नहीं आना चाहते हैं, तो आप स्वयं एक कठिनाई का कार्य करेंगे, जाकर उनसे मिलने का काम करेंगे और बच्चे संबंधित जो भी गलतियां रहेगी उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। अगर उनके बुलाए जाने पर, एक टीचर के बुलाए जाने पर अगर उनके माता पिता या गार्जियन या अभिभावक नहीं आते हैं विद्यालय में, तो आप जाकर स्वयं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डाट पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, इस बात को देखेंगे। किसी भी पठन सामग्री, पठन का मतलब होता है पढ़ने वाली, और सामग्री मतलब कोई भी वस्तु, जैसे किताब हो गया, चाहे कोई भी चार्ट हो गया, जो पढ़ने वाला हो, को एक रूप में पढ़ना। एक रूप में पढ़ना, एक रूप में पढ़ना क्या कहलाता है, बंटित कहलाता है, सामूहिक कहलाता है कि अंतरालित कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। एक रूप में पढ़ना एकांत पठन कहलाता है। याद रखिएगा, एकांत पठन कहलाता है, जो आपके ऑप्शन चारों में नहीं है दोस्तों। अगर चारों में आपका ऑप्शन ये नहीं है तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डाट पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो बंटित पढ़ाई के रूप में कि सामूहिक के आपको बता दें, अगर बच्चा कहीं भी समूह में पढ़ते हैं ना, बच्चा कहीं भी एक रूप के समूह में पढ़ता है, जैसे कई बच्चे होते हैं साथ साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो वो समूह लर्निंग हो जाएगा, समूह में पठन का कार्य हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना मतलब एक ही व्यक्ति पढ़ रहा है, तो यह एकांत पठन कहलाता है। जब बच्चा शांति से किसी स्थान पर एकांत पठन करता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि एकांत पठन जैसा ऑप्शन कोई भी इसके रिलेटिव ऑप्शन नहीं है। चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर कह रहा है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब आप इसको देखिएगा तो आपको मिलेगा कि पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाना चाहिए, एक अत्यधिक विशेषज्ञता पूर्ण कार्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते रहे हैं। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, मतलब विद्यार्थियों की प्रशंसा का मतलब होता है विद्यार्थियों के गुणों को कहाँ पे आप उपस्थित कर सकते हैं, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच और व्यक्तिगत रूप से। याद रखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा और मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा अपने मन में आप तो मन में ले लिए होंगे कि विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ पे की जानी चाहिए। एकांत में, अगर विद्यार्थी अच्छा काम कर रहा है, विद्यार्थी प्रशंसा योग्य कार्य कर रहा है, तो एकांत में उसकी प्रशंसा करेंगे। एकांत में कैसे कर सकते हैं, एकांत का मतलब होता है कि अगर आप प्रशंसा करेंगे तो वहाँ पे या तो वो विद्यार्थी होगा, आप होंगे, या तो केवल वो शिक्षक होगा। तो आप एकांत में किसी विद्यार्थी की प्रशंसा कर ही नहीं सकते, अलग से उसकी प्रशंसा कर ही नहीं सकते। कहाँ पे बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो बच्चा के लिए सार्थक होगा, बच्चा वहाँ पे एक्टिविटी के रूप धारण करेगा, लोगों के बीच और व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते। अगर बच्चे की प्रशंसा लोगों के बीच करिएगा तो बच्चे के अंदर ऐसा मोटिवेशन आएगा कि हमारी प्रशंसा हो रही है, हम कुछ अच्छा कार्य किए हैं, तो वो वैसे अच्छा कार्य करने के लिए वो पुनः उत्साहित होगा। तो विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ पे कर सकते हैं आप लोग वहाँ पे कहीं भी आप लोग पीपुल पैलेस में कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों, जैसे लोगों के बीच करेंगे तो बच्चे के अंदर अलग गुण की भावना विकसित होगी, बच्चा और भी पढ़ने के लिए उत्साहित होगा, उसको एक बड़ा मोटिवेशनल मिलेगा। इस बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या उसे खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता का गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो कैसे कर सकते हैं? ग्रेड के माध्यम से, अंक के माध्यम से, ग्रेड एवं अंक दोनों के माध्यम से, और इनमें से कोई नहीं। जब ये प्रश्न बना था दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इनमें से कोई नहीं के साथ जाएंगे, क्योंकि वे रट्टा मार ली है टैग वर्ड का। यहाँ पे टैग वर्ड जैसी बात करना नहीं, यहाँ पे कह रहा है किसी योग्यता का गुण के लिए आप क्या प्रवीणता स्तर का फैसला करेंगे, ग्रेड के माध्यम से करेंगे कि अंक के माध्यम से करेंगे कि ग्रेड एवं अंक दोनों के माध्यम से करेंगे। याद रखिएगा अंक के माध्यम से नहीं किया जाता है दोस्तों। तो जब अंक के माध्यम से नहीं करते हैं तो ग्रेड एवं अंक होगा नहीं, किसके माध्यम से करते हैं तो ग्रेड के माध्यम से करते हैं। तो मतलब बच्चा फर्स्ट आया कि बच्चा सेकंड आया कि बच्चा थर्ड आया कि बच्चे की पोजीशन क्या है पूरे क्लास में, इस बात को याद रखिएगा। तो ग्रेड के माध्यम से उसकी योग्यता के गुण का आप लोग प्रवीणता स्तर का फैसला कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डॉट डॉट हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान का मतलब होता है दोस्तों कोई भी प्रैक्टिकल कराया जाता है मनोवैज्ञानिक द्वारा। कोई भी बच्चे के ऊपर जब प्रैक्टिकल होता है तो उसे वह प्रैक्टिकल में वो मनोवैज्ञानिक पता लगा के बताते हैं हमको कि बच्चा जो होता है जो पढ़ाई करता है, पढ़ाई का कितना % हिस्सा दृश्य एवं श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण करता है। ग्रहणात्मक कौशल की बात कर रहा है, ये बात को याद रखिएगा। तो ग्रहणात्मक कौशल जो होते हैं ना दोस्तों, वह पूरा देखिएगा। जैसे दृश्य मतलब देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर, और श्रवण का मतलब होता है सुनकर। कितना ऐसा भाग है कि देखकर और सुनकर बच्चा अपने अंदर ग्रहण करता है। कुछ ऐसे बात होते हैं स्वयं बच्चा विवेक के माध्यम से ग्रहण कर लेता है। लेकिन याद रखिएगा काफ़ी बड़ा मैटर है। 85% जो हिस्सा होता है ना, अनुसंधान में बताया गया है, एक अनुसंधान में यह बात बताई गई है कि 85% जो पढ़ाई का हिस्सा होता है ना, बालक दृश्य एवं श्रवण के माध्यम से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित व मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, और कुछ लेना देना नहीं है और की जरूरत नहीं है। जब आप सभी प्रश्नों को आप लोग देखिएगा तो वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण, सकारात्मक पढ़ाई वातावरण आप लोग बताइए। अगर सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वातावरण की बात कर रहा है, अगर कक्षा कक्ष माहौल में कोई पॉजिटिव वातावरण रखा जाए, मतलब सब बच्चे पढ़ें, सब बच्चे कोई शोर न करें, जैसे प्रिंट वृद्ध वातावरण हो, तो आपके लिए कैसा प्रभाव करेगा? यह सकारात्मक प्रभाव की बात कर रहा है, तो यह शिक्षण अधिगम में बढ़ावा देने का कार्य करेगा। ये बात को याद रखिएगा, ये आपको बढ़ावा देने का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बढ़ावा देता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ावा नहीं देता ऐसा तो बात किया नहीं गया है। ये जो सकारात्मक बात कर रहा है ना कि शिक्षण अधिगम में सकारात्मक वातावरण आपको पढ़ाई में क्या देगा दोस्तों? बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर की बात कर रहे हैं, जब किसी शिक्षण पर प्राधिकारी हावी होते हैं तो उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, उसकी क्षमता क्या होती है? याद रखिएगा किसी शिक्षक पर प्राधिकारी, प्राधिकारी का मतलब होता है शिक्षक से उच्च अधिकारी, जब उस पर हावी होते हैं और उनको कहते हैं कि आप ऐसे ही टीचर विधि को कराइए, ऐसे ही आप शिक्षण विधि को कराइए, तो उनको विवश किया जाता है कि आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ाइए, आप ऐसे ही बच्चों के ऊपर हावी होइए, तो उसकी क्षमता क्या होती है? कई गुना बढ़ती है। जब किसी टीचर को कोई भी कार्य स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जाता है तो उनकी गुना बढ़ती नहीं है दोस्तों, घटती है, अंशतः बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं होता, अप्रभावित रहती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसकी जो शिक्षण विधि जो होती है ना, उसकी क्षमता जो होती है ना, वो घटने लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, कोई भी शिक्षक जब वो अपने स्वतंत्र रूप से किसी बच्चे को पढ़ाता है ना, तो काफ़ी अच्छा वो शिक्षण विधि को अपना लेता है और उस समय वो शिक्षण काफ़ी अधिगम बढ़िया होता है। यहाँ देखिएगा छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन और प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। जब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि छात्रों के सही मूल्यांकन की बात कर रहा है, सही मूल्यांकन की बात कर रहा है, मतलब एक ऐसा प्रश्न इसी को घुमा कर देता है कि सबसे अच्छा मूल्यांकन की कौन विधि है, तब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन काफी अच्छा मूल्यांकन की प्रविधि है, लेकिन छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब होता है लगातार, ठीक ना। जब बच्चा कुछ सीखा तो धीरे धीरे, बच्चे का हरदम मूल्यांकन नहीं करना है, हरदम बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो बच्चा ऊब जाएगा उस प्रक्रिया से। लेकिन याद रखेगा जब बच्चे का आप
कुछ पढ़ाएंगे, फिर आप मूल्यांकन करेंगे, इसके बाद आप देखेंगे बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, फिर उसका आप निदानात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो सतत मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 31 नंबर देखते हैं। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। जब प्रभावकारी विधि से पढ़ाने में सक्षम हो तो समाज में सम्मान मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सभी। अगर ऑप्शन नंबर डी होता है इनमें से कोई नहीं तो आप सी के साथ जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कैसा है, डिपेंड कैसा सकारात्मक कौन ऑप्शन कह रहा है, यही आपका ऑप्शन सही होता है। तो याद रखिएगा, जब शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वो एक आदर्श जीवन व्यतीत करता हो, सही बात है। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ये भी बात सही है, और ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइए, क्योंकि यह सभी बातों को कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। समस्या हल करना अधिगम कहलाता है, विशिष्ट हुनर का विकास करना अधिगम कहलाता है, आचरण एवं संबंधित प्रवृत्ति का विकास करना आपका अधिगम कहलाता है। याद रखिएगा, अगर बात कहे कि आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा किसे मानेंगे, तो याद रखिए जब यह क्वेश्चन आपके सीटेट में बना था तो उसका आंसर इस समय ये ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ गए थे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। आयोग ने माना है, आयोग ने इसका माना है कि इनमें से कोई नहीं सही होगा। अब ज़्यादातर लोग होंगे जिनके अंदर ये भावना उत्सित होने लगेगी, ऐसा तो है नहीं कि इनमें से कोई नहीं, इसमें अच्छा ऑप्शन दिख रहे हैं। याद रखिएगा, अधिगम का मतलब होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। तो कोई लोग ये कहेंगे कि आचरण संबंधित प्रवृत्ति का विकास ही अधिगम नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ लोग गए थे, लेकिन एनसीईआरटी का दाखिला बहुत लोगों ने दिया, एनसीईआरटी को बहुत लोगों ने आयोग के सामने पेश किया, लेकिन इसका उस समय 32 का ऑप्शन नंबर डी माना गया था। 32 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आज व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है, यह आयोग मानता है, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही था। अब आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर और पढ़कर और खुद करके। याद रखिएगा, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति की बात कर रहा है ना, तो कोई व्यक्ति को आप मत लीजिए, अपने आप को स्वयं लीजिए। आप कैसे प्रभावी तरीके से किसी हुनर को सीख सकते हैं? अवलोकन करेंगे तो सीखेंगे, कि आप सुनकर सीखेंगे कि पढ़कर सीखेंगे? अवलोकन करके भी कोई सीखता है, सुनकर भी कोई सीखता है, पढ़कर भी कोई सीखता है, खुद करके भी कोई सीखता है। लेकिन प्रभावकारी तरीके से मतलब बहुत तेजी से कोई कैसे सीख सकता है? याद रखिए, जब बच्चा स्वयं करता है ना, जब कोई व्यक्ति अपना स्वयं प्रैक्टिकल किसी वस्तु पर करता है ना, तो वह खुद करके जब करता है ना, तो किसी हुनर को प्रभावकारी तरीके से मतलब तुरंत जल्दी से, आसानी से और ना कभी भूलने वाला अधिगम सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, वर्णमाला की पहचान ... वर्ष की आयु में बच्चा शुरू कर देता है। जब इसको आप लोग देखिएगा तो आपको यही मिलेगा। ये भी जो वर्णमाला की पहचान होती है ना, बच्चा 3 वर्ष की अवस्था में करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन याद रखिएगा, जब कहता है कि वर्णों की संपूर्ण पहचान, कहीं कहीं ऐसे भी प्रश्न कर देता है, विवादित प्रश्नों की दुनिया में है दोस्तों। इसको अगर आप देखिएगा ना, तो विवादों में घिरा हुआ है। जब बच्चा कहीं भी ऐसे कह देना, कहीं कहीं मैंने इसको ऐसे भी देखा हूं, यूपी टेट में एक बार से पूछा है कि बच्चा वर्णों की पहचान करना कब सबसे पहले स्टार्ट कर देता है। उस समय आयोग ने ऑप्शन नंबर बी को माना था, 5 वर्ष की अवस्था में, और इसी के बाद बच्चा जो होता है विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन याद रखिएगा, जब ये बना था सीटेट, इसको ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी मानता है, यहाँ पे 3 मानता है कि वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा स्टार्ट कर देता है। वैसे इसको तो 5 ही मानना चाहिए, यूपी टेट 5 मानता है, मैंने देखा हूँ, इस बात की गारंटी लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। सामाजिकता का विकास करना है, समाज के अंदर कैसे विकसित, समाज के अंदर कैसे रहना है, उठना है, बैठना है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, ऐसी भावना को विकसित करना है किसी बच्चे के अंदर। तो आप एक विद्यार्थियों में सामाजिकता का विकास कैसे आप करेंगे? आप अध्यापक के रूप में है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रुचियों को देखेंगे, और विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को देखेंगे, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को देखेंगे, और विद्यार्थियों के कार्य का निष्पादन करेंगे। सभी बात कुछ सही है। यहाँ पे शारीरिक विकास को देखेंगे ना, तो शारीरिक विकास इस शारीरिक विकास से संबंधित है, समाज के विकास से नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ना, ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है ना कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों को आप सुनेंगे, तो आपके उस विद्यालय में जो बच्चे होंगे उसके अंदर जो होगा सामाजिकता का विकास होगा। सामाजिकता का मतलब होता है कि समाज में कैसे उठना है। सामाजिकता का विकास से पहले बच्चे के अंदर चारित्रिक और नैतिक विकास होना बहुत आवश्यक है। तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को सुनेंगे, और सुन
सुनकर आप उसके अंदर भावना को विकास करेंगे, किसकी, सामाजिकता की। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। और चलिए यहाँ पे देखते हैं शब्द, जो एक शब्द है आप लोग देखिएगा आइडेंटिकल एलिमेंट, जो समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है, समान परीक्षा का, सहयोगियों से शिष्या का, और अधिगम स्थानांतरण का, और समूह निर्देशन का। जब आप सभी को देखिएगा तो यह जो समान तत्व है ना, किसका संबंध रखता है, तो अधिगम स्थानांतरण का, मतलब अधिगम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो। जब कोई व्यक्ति एक चीज को सीख ले तो उसको दूसरी चीज को सीखने में उस पहली चीजों का जब उपयोग करता है तो यही कहलाता है आइडेंटिकल एलिमेंट और समान तत्व। जो जैसे इसको आप ऐसे कह सकते हैं, कोई भी बालक जो होता है ना, वो अपनी पिछली बातों को या पिछली ज्ञान को, नए ज्ञान को सीखने में जब उपयोग करता है तो यही कहलाता है आइडेंटिकल एलिमेंट, अधिगम स्थानांतरण। आगे चलिए देखते हैं स्फूर्ति अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है। स्फूर्ति अवस्था, ध्यान दीजिएगा, स्फूर्ति अवस्था शैशवावस्था कहलाती है कि किशोरावस्था कहलाती है कि प्रौढ़ावस्था कहलाती है कि आपका बाल अवस्था कहलाती है। जब आप देखिएगा तो जो बच्चा होता है ना, शैशवावस्था में स्फूर्ति जैसी भावना होता नहीं, किशोर में आलस जैसी अवस्था आई जाती है, और प्रौढ़ावस्था में भी यही रूप थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन याद रखिएगा हर किसी में घटता बढ़ता है। बाल अवस्था में, बाल अवस्था जो होती है ना, बच्चे की स्फूर्ति अवस्था कहलाती है। इसमें जो बच्चा होता है स्मार्ट अवस्था भी कहलाती है बाल अवस्था। विद्यालय की अवस्था कहलाती है बाल अवस्था। खेलनी की अवस्था कहलाती है बाल अवस्था। गैंग की अवस्था कहलाती है बाल अवस्था। ऑप्शन नंबर डी आपको देखते रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। तो 38 नंबर का आप देखिएगा कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, या जो कहे थे रॉस नामक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। यह कथन मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान विकास का है और भाषा विकास का है। भाषा विकास देखिए यहाँ पे संवेदना का मतलब मस्तिष्क जैसी बात से है दोस्तों, ये मस्तिष्क विकास से। अगर आपका मस्तिष्क विकास होता तो वो भी सही होता, लेकिन मस्तिष्क नहीं है, उससे रिलेटिव है मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। संवेदना दोस्तों से है। दोस्तों संवेदना का मतलब होता है जैसे किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करना। जैसे कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके प्रति, कोई बुरा कार्य कर रहा है तो उसके प्रति, किसी कोई दुर्घटना हो गई है उसके प्रति, किसी का कुछ भी हो गया है तो आप अपनी संवेदना को उसके सामने प्रकट करेंगे। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है, मानसिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा विकास पूर्वानुमान होता है, मतलब विकास की पूर्व में अनुमान किया जा सकता है, बात सही है दोस्तों। विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बात सही है। विकास रेखी होता है, नहीं दोस्तों विकास रेखी नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। विकास रेखी नहीं होता है, इसलिए गलत पूछा है तो गलत ऑप्शन आपका ए होगा। विकास जो होता है चौमुखी होता है, इस बात को याद रखिएगा। विकास चारों दिशा में होता है, रेखी नहीं होता है, केवल एक ही दिशा में नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए गलत का कौन सा सही हो जाएगा, गलत ही सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उपयुक्त में से सभी। तो जब आप सबको देखिएगा तो आपको मिल जाएगा शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी है। मतलब शारीरिक सभी क्षेत्रों में क्या होता है, शरीर का विकास होता है। शरीर विकास संबंधित बातों को कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वंशानुक्रम का निकाय मतलब वंशानुक्रम मतलब होता है अपने पीढ़ियों से न मिला हो दोस्तों, या पीढ़ियों से रिलेटिव न हो दोस्तों। तो समानता ये पीढ़ियों से है, भिन्नता ये भी पीढ़ियों से है, प्रत्यागमन ये भी पीढ़ियों से है, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं है दोस्तों। अभिप्रेरणा जो होता है ना, ये समाज से भी मिल सकता है, घर से भी मिल सकता है, या जो है ना ये आपके या जो होता है यह जन्मजात जैसे कुछ नहीं है। वंशानुक्रम जो होता है ना दोस्तों, ये जन्मजात जैसी भावना से उत्पन्न होता है, यह जो होता है आपके पीढ़ियों से रिलेटिव होता है, पीढ़ियों से मिलता है। लेकिन याद रखिएगा अभिप्रेरणा जो है ना, ये आपके जीवन में कभी भी मिल सकता है, किसी व्यक्ति से मिल सकता है, या समाज से मिलता है, घर परिवार आस पड़ोस सबसे छोटे बड़े सबसे मिल सकता है। तो अभिप्रेरणा जो होता है वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 43 नंबर देखते हैं। 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहे हैं क्रो एंड क्रो नामक मनोवैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्या पक्वता का मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है दोस्तों? झूठ बोलना। तो शैशवावस्था में बालक झूठ बोलता है, इसमें तो बोल ही नहीं पाता है। बाल्यावस्था में बोलता है कि किशोरावस्था में बोलता है कि प्रौढ़ावस्था में बोला जाता है, याद रखिएगा।
जब आप देखिएगा तो इस अवस्था को मिथ्यपकता के समय भी कहा जाता है। तो यह बाल अवस्था को, बाल अवस्था में बालक जो होता है ना झूठ बोलता है, या झूठ की अवस्था या झूठ बोलने की अवस्था या मिथ्यपकता की अवस्था बाल अवस्था को कहलाता है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा और समझिएगा। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक जो होती है वह बाल अवस्था होती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सहसावस्था की विशेषता नहीं है, सहसावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है। शारीरिक विकास की तीव्रता ये तो है, दूसरों पर निर्भरता ये भी है, और यहाँ पे देखिएगा नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता भी है। जो बच्चा जो सहसावस्था में होता है ना दोस्तों, सहसावस्था जो होती है ना, यहाँ पे देखिएगा सहसावस्था जो होती है ना वह 2 से 5 वर्ष तक होती है, याद रखिएगा, ठीक ना। जो सहसावस्था होती है 2 से 5 वर्ष तक होती है, और सहसावस्था में जो बालक होते हैं ना उनमें नैतिकता का होना ये नहीं पाया जाता है। बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती है, किसको क्या कहना है, कब किसको क्या कहना है, बच्चा कुछ भी कह देता है, उसके अंदर नैतिकता का विकास नहीं होता है। इस बात को याद रखिए। किसी को मार भी देता है, मम्मी को पापा को किसी को मार पीट देता है, तो सहसावस्था की विशेषता नहीं है। तो नैतिकता का होना, नैतिकता बच्चे के अंदर बिल्कुल नहीं पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। जब आप चारों को देखिएगा, सहसावस्था जो होता है ना, अभी बताएं 2 से 5 वर्ष, आप देखिएगा ना सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये भी होता है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है सहसावस्था में, अनुकरण द्वारा सीखना ये भी होता है, बच्चा नकल करके सीखता है। लेकिन याद रखिएगा सहसावस्था 2 से 5 तक होती है। बच्चे के अंदर चिंतन प्रक्रिया थोड़ा भी नहीं होता है, टेंशन थोड़ा भी नहीं होता है, क्या उसका बिगड़ रहा है, बन रहा है, क्या वो सीख रहा है, क्या वो खो रहा है, क्या वो कह रहा है, उसके अंदर कोई भी चिंतन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर मस्तिष्क विकास उतना अभी हुआ नहीं होता है। तो सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है चिंतन प्रक्रिया, बच्चा चिंता नहीं करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत व धीमी प्रक्रिया है। मैं इसको बता भी दिया हूँ। स्कैनर साहब कहते हैं कि बच्चा जो विकास होता है वो सतत व धीमी प्रक्रिया, मतलब लगातार धीरे धीरे विकास होता रहता है। आगे देखिएगा, बिग व हेट डॉट डॉट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है जो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किसका रूप है? सहसावस्था का है कि बाल अवस्था का है कि किशोरावस्था का है कि आपका प्रौढ़ावस्था का है? जब आप इसको देखिएगा तो आपको मिलेगा कि बिग व हेट की किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है जो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, या किशोरावस्था की अवस्था है जो ये कहे थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? याद रखिएगा। तो मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखिएगा, निरंतरता, अनुक्रमित, सामान्य से विशिष्ट। याद रखिएगा, इसमें भी निरंतरता में भी मानव विकास है, ये अनुक्रमणिकता भी मानव विकास का रूप है, सामान्य से विशिष्ट भी मानव विकास का रूप है। लेकिन याद रखिएगा ना, प्रतिवर्ती जो होता है ना मानव विकास का रूप नहीं है। इसको कौन सिद्धांत नहीं है पूछा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। जब आप देखिएगा निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे समाजशास्त्री जो बच्चा है निचली कक्षा का बात कर रहा है, लगभग वह 1 से 5 प्राइमरी कक्षा की बात कर रहा है, तो शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर होगा नहीं, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम पर होगा नहीं, और शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, आर्थिक कारकों का। आपको बताए हैं कि जो बालक के विकास का परिणाम होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपका यहाँ पे विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत से, अंतर संबंध सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि निरंतर होने वाली कोई वस्तु या कोई बात। तो विकास किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से है, मतलब निरंतरता का सिद्धांत करा निरंतर, बिना रुके हुए, बिना अंतर, ठीक ना, तो निरंतर होते रहता है, कुछ ना कुछ सीखता है बालक। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत है। जो बच्चा होता है ना, एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज में जाता है या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है, तो वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जीवन प्रयत्न बच्चा जब माँ के पेट से या माँ के पेट में जब पलना स्टार्ट हो जाता है, तो गर्भ अवस्था में जब बच्चे का शारीरिक विकास होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस दुनिया में
प्रवेश करता है तो जब वह शैशवावस्था में आता है ना, तो शैशव या शिशु की अवस्था में आता है तो उसका मस्तिष्क विकास स्टार्ट हो जाता है। और बच्चे के अंदर जब तक जीवन पाया जाता है, बच्चे के अंदर जब तक सांसें चलती है तो बच्चा कुछ न कुछ सीखता रहता है। यही निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। चलिए यहाँ पे 52 क्वेश्चन की श्रृंखला खत्म हुई। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।